राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार तमाम योजनाएं चला रही हैं और अगर आप किसी से पूछेंगे तो कहते हैं योजनाओं के दम पर उनकी वापसी हो जाएगी। हमारे साथ हैं समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा। इनसे समझते हैं कि क्या वाकई में सरकार योजनाओं के दम पर चुनाव में जाएगी और चुनाव में अगर जाती है तो क्या वापसी हो पाएगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पे। एक बात बताइए मैम, 2022 में अप्रैल में आपको जिम्मेदारी दी जाती है समाज कल्याण बोर्ड की। समाज कल्याण मंत्रालय यहाँ पहले से काम कर रहा है। कोरोना के समय में समाज कल्याण मंत्री का निधन भी हो गया था, उस दौरान दूसरे मंत्री आते हैं। कैसे समझ पा रही, बहुत बड़ी योजनाएं, बहुत सारी चीज़ें समाज कल्याण बोर्ड, समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक समाज कल्याण बोर्ड की बात है, शायद सबको जानकारी नहीं है कि ये बोर्ड सिर्फ राजस्थान राज्य में संचालित है। ये एक बहुत बड़ा बोर्ड हुआ करता पूरे था। भारत में अकेला है? जी, क्योंकि नीति आयोग ने 2017 में केंद्र सरकार को एक रिकमेंडेशन दिया कि समाज कल्याण बोर्ड को भंग कर दिया जाए, और केंद्र सरकार ने समस्त राज्यों को एक पत्र भी भेज दिया कि हम इसको बंद करना चाहते हैं। उसके बावजूद हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको जीवित रखा है और इसको पुनर्जीवन दिया इनफैक्ट, और एक अधिसूचना के माध्यम से इसका पुनर्गठन किया है। तो मैं समझती हूँ कि राजस्थान सरकार जो सचमुच में वेलफेयर स्टेट के रूप में काम कर रही है, उसके अधीन आने वाला ये मंत्रालय, उसके अधीन आने वाला ये बोर्ड सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाने का काम करा, प्रचार प्रसार करा है। हमारा जो मैंडेट है वो महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए योजनाएं बनाना, मॉनिटरिंग करना, और सरकार को कुछ भी अगर अच्छा है तो उसे प्रेषित करना, ताकि उसे कानून के रूप में मूर्त रूप दिया जा सके या राहत के रूप में एक योजना बनाई जा सके। तो ये काम हम बखूबी कर रहे हैं। हमारे बोर्ड में सदस्य भी उतने हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। पर विडम्बना है कि केंद्र सरकार ने जब इसमें सहयोग बंद कर दिया तो केंद्र प्रवर्तित जितना भी सहयोग था वो सब बंद हो गया, राज्य सरकार पर सारा ओनस आ गया। और हम इसको लेकर के केंद्र सरकार से पत्राचार भी करें, क्योंकि केंद्र सरकार की नीति के कारण FCCs यानी फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स भी बंद होने की कगार पर हैं। क्रैच जो चलाया करते थे हम सब बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन राज्य सरकार प्रतिबद्ध है जनता को सुविधाएं देने के लिए, उस वंचित तबके को जिसको सचमुच में सरकार की सहायता की या योजनाओं की आवश्यकता है। आप एक ऐसी अकेली नेता हैं, जब बोर्ड बनाया गया तो आप ज़मीन पर भी बहुत सालों से काम कर रही हैं, संगठन में भी काम कर रही हैं, दो बार आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा। आपको क्या लगता है कि जो सरकार कर रही है इसमें जो जिन लोगों के लिए काम करना चाहिए उन्हें आप बहुत बेहतर तरीके से कर पा रही हैं, या लगता है कि अभी कुछ और कमी रह गई है? तमाम ऐसी बातें होती हैं कि सरकार में टकराहट चल रही है, सरकार दो गुट चल रहे हैं, इन सब के बीच में आप कैसे मैनेज कर पा रही हैं चीज़ों को? देखिए, राजनीति प्रतिस्पर्धा का नाम है, और राजनीति में जो सक्रिय रहेगा वही जीवित रहेगा। जनता के बीच मौजूदगी रहेगी तो आप सक्रिय राजनीति का हिस्सा हो सकते हैं, और मैं सक्रिय राजनीति का हिस्सा रही हूँ। पहले संगठन में काम किया, नगर निगम में पार्षद रही 2 बार, विपक्ष की नेता भी रही। उसके बाद मुझे एक चुनौतीपूर्ण सीट पर पार्टी ने उतारा, इस विश्वास के साथ कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करती हूँ। लेकिन उस समय पूरे देश में एक ऐसी लहर थी कि कांग्रेस के लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ पाए, डिबैकल हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी हमने ज़मीन को नहीं छोड़ा, और इसी के कारण बड़े मार्जिन से हारने के बावजूद पार्टी ने मुझे पुनः उस मैदान पर उतारा। और मैं समझती हूँ कि हारी ज़रूर मैं, लेकिन वो स्थिति ऐसी बनी कि पार्टी ने इस चीज़ को माना कि हमने एक 50,000 के खांचे को भर दिया। और एक पहली बार ऐसा हुआ कि परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट रहने वाला मालवीय नगर आज कांग्रेस में होता दिखाई दे रहा है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी सरकार का है, क्योंकि सरकार ने कभी भेद नहीं किया कि सीट हमारे खाते में नहीं आई तो हमें यहाँ काम नहीं करवाने। जो अभिशंसा हमने की, और जो हमने उनसे मांग रखी, उसको उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया। और मुझे बहुत खुशी बताते हुए कि अरबों रुपए के काम मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में इस कार्यकाल में कांग्रेस सरकार के हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी है कि देखिए, राजनीति का स्वरूप बदल रहा है। जनता आपसे जवाबदेही तो चाहती है, लेकिन साथ में जनता ये भी चाहती है कि आपका जनप्रतिनिधि वोटों को लेकर के मालिक ना बने, बल्कि कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में रहे। और मैं समझती हूँ कि मालवीय नगर एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर कर्मचारी रहते हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स रहते हैं, जहाँ शिक्षित तबका सबसे बड़ा है। शिक्षित लोगों को ये महसूस होने लगा है कि हमें सिर्फ पार्टी सिंबल के आधार पर नहीं, व्यक्ति के आधार पर काम करना चाहिए। और हमारी स्वीकारोक्ति इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि हम लोगों ने एक सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाने का काम किया। जिस मालवीय नगर में सिर्फ मैं ही पार्षद हुआ करती थी, उस मालवीय नगर में आज 10 पार्षद जीत करके कांग्रेस की सीट पर आए हैं। तो इसका मतलब ये कि रवायत बदल रही है, हवा बदल रही है, और जनता की हमारे प्रति जो आकर्षण या यूँ कह सकते हैं विश्वास है, वो बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों आपका एक बात बड़ी चर्चा में रही। आपने लिखा सरकार को कि जो सरकारी महिलाएं हैं उनको पीरियड्स के दौरान उन्हें वर्क फ्रॉम होम दिया जाए। तो वो आइडिया कहाँ से आया? आपको क्या लगता था कि ये इस वजह से कुछ आपको राजनीतिक लाभ मिलेगा, या ये सामाजिक कार्य है, ये इसको करना चाहिए? ये बात कहाँ से आई आपके मन में?
देखिए, इस प्रेरणा के पीछे हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, क्योंकि एक पुरुष होकर के और उन्होंने सैनिटरी पैड्स वितरण की सबसे बड़ी विश्व की योजना को यहाँ अंजाम दिया। शक्ति योजना, आई एम शक्ति योजना के नाम से, उड़ान योजना के नाम से। उस योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपए का व्यय करके और सरकार सैनिटरी पैड्स उपलब्ध करवाएगी निःशुल्क। जब एक पुरुष मुख्यमंत्री महिलाओं के प्रति इतनी गहरी सोच रखते हो और उस मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको लेकर के एक पर्दा हुआ करता था, वो चर्चा का विषय बना और महिलाओं को जो उस समय परेशानी होती थी उसको मुखरता के साथ उन्होंने व्यक्त किया, तो मुझे लगा कि मुख्यमंत्री जी की इस भावना को आगे गति मिलनी चाहिए। और इसीलिए हमने जब समाज कल्याण बोर्ड की बैठक में विवेचना की और एक निष्कर्ष ये निकला कि हम महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम का यदि प्रावधान दे सकें, तो इसके लिए हमने एक प्रस्ताव बनाकर सरकार को प्रेषित कर दिया है। मैं समझती हूँ जिस व्यक्ति को जब कोई अवसर मिल जाए, उस अवसर को सकारात्मक रूप से जनता के प्रति किसी न किसी समर्पण के रूप में उसका काम लेना चाहिए। और एक महिला होने के नाते मैं समझती हूँ कि समाज कल्याण बोर्ड जिसके मैंडेट ही महिला और बच्चे हैं, तो उनके लिए योजनाएं बनाना हमारी जिम्मेदारी थी और हमने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी पूरी संवेदनशीलता के साथ इस पर विचार करेंगे। मैं अगर आपसे पूछूं कि 5 ऐसी योजनाएं जो आपके समाज कल्याण की हैं, जिनको आप गिना सकती हैं कि नहीं ये योजनाएं हैं जो पूरे देश में कहीं नहीं है, जो आप कर रही हैं? देखिए, अभी जब समाज कल्याण बोर्ड का गठन हुआ तो बहुत दुविधा थी, क्योंकि हमारे पास ना बजट था, ना हमारे पास किसी प्रकार का जो इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर था केंद्र के द्वारा संचालित बोर्ड के तहत होता था, जिसमें 60-40 के रेशो में काम होता था। इसके बावजूद हमारी सरकार ने जब इसको पुनर्जीवित किया तो हमने सबसे बड़ा काम ये किया कि सरकार की जो बेहतरीन योजना है उनको जनता तक ले जाएं। सामाजिक अधिकारिता विभाग सरकार का तीसरे नंबर का विभाग माना जाता है, लेकिन योजनाओं के रूप में सबसे बड़ा विभाग है और इस विभाग के द्वारा हर वंचित तबके को हम छू सकते हैं, उसकी संवेदनाओं से के साथ हम उसको न्याय दिलवा सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के हमने सबसे पहला काम ये किया कि हम नारी निकेतन में हमने विवाह समारोह जब हुआ इस बार, तो हमने एनजीओज़ को उसके साथ जोड़ करके भव्य विवाह हो सके इसके लिए सहयोग किया। इस बार पहली बार देखने को मिला कि हम एक आइटम की दरकार रख रहे थे, 4-4 आइटम्स उन बच्चियों के लिए या आवासनियों के लिए पहुँचे, तो एक सकारात्मक माहौल में, उत्साह के माहौल में वो विवाह संपन्न हो। उसके अलावा हम सारे सेंटर्स हैं उनको विजिट करते हैं, क्योंकि हम सरकार की मॉनिटरिंग एजेंसी भी हैं। हमने कोशिश की है नवाचार के रूप में कि वहाँ जो ज़िले हैं वहाँ रहने वाले एनजीओ, स्वयंसेवी संस्थाएं या जो लोग दान पुण्य में विश्वास करते हैं उनको उनसे साथ जोड़ा जाए। उनके साथ हमने मीटिंग्स भी की, उसका भी सकारात्मक परिणाम धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि वहाँ जो सेंटर्स हैं, चाहे हमारी नर्सरी हो, बाल वाटिका हो, हमारी नारी निकेतन हो, हॉस्टल्स हो, वहाँ पर जिन चीज़ों की आवश्यकता सरकार के स्तर पर पूर्ति होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सरकार नहीं भी दे पाए तो वो लोग उसमें सहयोग करते हैं। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि हमारा कार्यालय डायरेक्टरेट में है, तो हम उस जगह बैठे हैं जहाँ पर हमारे विभाग के समस्त कार्यालयों का एक तरह से सेंटर है। तो यहाँ चाहे पालनहार योजना से जुड़े हुए लोग आना चाहते हैं, स्कॉलरशिप से जो हमारे मैंडेट में नहीं आता, उसके बावजूद हम प्रयास करते हैं कि उसमें जनता को सहयोग मिल सके। और देखा जाए तो चूँकि मैं सक्रिय राजनीति का हिस्सा हूँ, मैं चंद वोटों से हारी थी, तो मेरे विधानसभा में ऑफिस भी पड़ता है। कोशिश ये करते हैं कि सरकार की हर योजना का लाभ जनता को मिले, और ये एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेंटर के रूप में भी हमने इसको इस्टेब्लिश कर लिया है। तो हमें संतोष इस बात का होता है कि जनता यहाँ पहुँचती है, उनका हम काम करवाने में सक्षम हो पाते हैं, विभागों से तालमेल बैठाने का प्रयास करते हैं। और चूंकि इसका नाम समाज कल्याण है, तो इसका विस्तार या यूँ कह सकते हैं इसका जो एक तरह से इसका स्वरूप है वो समस्त समाज को स्पर्शी होने का स्वरूप है। तो इसमें हमारा प्रयास रहता है कि सरकार की हर योजना सर्व समाज के लिए, उसमें जिसको जैसी आवश्यकता हो उसके लिए हम लोग एक तारतम्य बैठाने का प्रयास करते हैं। एक आपसे राजनीतिक सवाल कर लेते हैं कि आप कांग्रेस की जो जयपुर जो है यहाँ सबसे चर्चित रही हैं, चुनाव में जब लड़ी थी, जब आपकी हार हुई, बड़ा चर्चा में रहा कि आपको 1800-1900 वोट से कम वोटों से आपको हार हुई। तो अब क्या लगता है कि आपके दिल में क्या है, कौन सी सीट है, मालवीय नगर ही है कि कोई और है, या क्या लगता है आपको कि नहीं हम यहीं फिट हैं, या हम क्या क्या रहेगा आपका 2023 का? देखिए, वैसे तो हार और जीत जो मिले उसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन पूरा राजस्थान जानता है कि वो हार नहीं थी। और ऐसे में इस मालवीय नगर में मुझे बहुत बड़ा प्रेम और समर्थन मिलता है। जनता को मलाल भी रहता है कि ये कैसे हार गई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जिस समय जब मैं चुनाव हारी थी, तो मेरे फेसबुक पर 35 से 38 हज़ार लोग हमारे फॉलोवर्स थे, और 15 दिन के अंतराल में वो 1.5 लाख, और उसके बाद एक उसका निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है। उसमें अधिकांश लोग मालवीय नगर के हैं। अब जो बात है कि 2 बार हार जाएं, आप उसको 2 बार हारा मानो चाहे कितनी भी बार हारा मानो, लेकिन सच्चाई है कि मालवीय नगर में हमने अपना एक प्रेम का व्यवहार वहाँ उत्पन्न किया है। जनता का समर्थन हमारे साथ है, और मैं समझती हूँ कि इस बार हमको हार या शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके मन में सीट वही है? बिल्कुल वही सीट है, वहीं से चुनाव लड़ना और वहीं से जीतना है।
वैसे जीतना है, एक चीज़ और आपसे समझ लेते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा हुई, आप भी उसमें शामिल थी, राहुल गांधी के साथ आप भी चली। क्या लगता है कि जो 2023 का चुनाव होगा, क्या चुनौती लगती है आपको? चूँकि अब सरकार में है, सरकार विपक्ष के बाद सरकार में आई, सरकार से फिर जाएंगी चुनाव में, क्या चुनौती आपको लग रही है? देखिए, चुनौती तो राजनीति में होती है और कोई ये कहे कि चुनौती नहीं है तो वो मुगालता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक संक्रमण काल था 8 साल पहले और उसका परिणाम ये निकला कि देश एक तरह से जातियों में धर्म के आधार पर विभाजित सा दिखाई देता है। लेकिन देश की जनता मूल मुद्दों पर ध्यान चाहती है कि सरकार का रहे, केंद्र सरकार का। राजस्थान में बेहतरीन योजना है, जनता को इसका एहसास भी है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना मैं समझती हूँ एक माइलस्टोन है, क्योंकि किसी भी देश में, चाहे वो अमेरिका जैसा देश हो, वहाँ भी ये योजना नहीं। यूनाइटेड किंगडम में है लेकिन पूरी तरह से कवरेज नहीं है। और इससे पहले फ्री मेडिसिन स्कीम भी यही सरकार लेकर के आई थी। इसके अलावा आप देखें तो रोज़गार योजना, शहरी रोज़गार योजना है और न जाने कितनी योजनाएं। यदि मैं गिनाने लगूँ तो मेरे पास, आपके पास भी समय कम होगा और मुझे भी लगता है कि गिनाते गिनाते मुझे लगेगा कि अभी और बाकी है। तो मेरा ये मानना है कि एक मुलम्मा जो था वो उतरता जा रहा है केंद्र सरकार का, या केंद्र सरकार की वो नीति जिसके कारण जनता भ्रमित थी, उससे जनता का उच्चाटन हो गया। और ऐसे में कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने जो ओपीएस ला करके दिया कर्मचारियों के हित में, या इसके अलावा और भी बहुत सी बेहतरीन योजनाएं दी, चाहे फ्री बिजली की 50 यूनिट में कमी करके उसके बिल में, या किसानों को 1000 की सब्सिडी बिजली बिल पर देना, या यूँ कह सकते हैं कि सब्सिडी की स्कीम को जो केंद्र सरकार ने कुठाराघात किया उसे जारी रखना, जनता को हर स्तर पर नवाचारों के साथ, चाहे कानून व्यवस्था में लेकर, बहुत से ऐसे काम किए जो जनता को अपील कर रहे हैं। चुनौती होती है चुनाव में, चुनाव जो है सामदाम दंडभेद का एक केंद्र होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जनता अब समझदार हो चुकी है। जनता को मुद्दों पर बात करनी है, जनता को रोज़गार चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए, रोज़ की लड़ाई से मुक्ति चाहिए, दंगों से मुक्ति चाहिए। ये काम कांग्रेस कर सकती है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जब उसकी नाव को डगमगाने का काम किया केंद्र की मोदी सरकार ने, तब भी मुख्यमंत्री जी ने इच्छा शक्ति व्यक्त करके सरकार ही नहीं बचाई, बल्कि समानांतर रूप से जनता की सेवा भी की है, उनको योजनाएं दे करके उनको लाभान्वित भी किया और साथ ही साथ उनको सशक्त भी किया है। तो मैं समझती हूँ ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के ऐसा समीकरण बना रही है कि चुनौतीपूर्ण चुनाव में भी हम जीत करके बाहर निकलेंगे और इस बार ज़्यादा संख्या में हमारे विधायक जीतेंगे और सरकार बनाने में हम पूरी तरह से कामयाब होंगे। एक लास्ट सवाल है इस पूरे इंटरव्यू का, मास्टर स्ट्रोक क्या होगा अर्चना शर्मा का इस चुनाव में? देखिए, वैसे तो लोग कहते हैं कि राजनीति चांस का यानी किस्मत की बात होती है, लेकिन मेरा मास्टर स्ट्रोक सिर्फ इतना ही है कि मेरे मालवीय नगर विधानसभा की जनता ने मुझे जिताने के लिए वोट दिया था पिछली बार, और मैं कैसे हारी, क्या हारी, ये विवेचना का मुद्दा हो सकता है, लोग जानते भी हैं। लेकिन इस बार जनता चाहती है कि मैं चुनाव जीतूं और यही मास्टर स्ट्रोक है, जनता का मेरे प्रति विश्वास। तो ये थी हमारे साथ अर्चना शर्मा। इनसे हमने समझा कि समाज कल्याण बोर्ड जो पूरे भारत में एक अकेला ऐसा बोर्ड है जो राजस्थान में चल रहा है, जिसकी तमाम योजनाएं जिनके बारे में इन्होंने बताया, और इन्हीं योजनाओं के दम पर अशोक गहलोत की सरकार, उनके नेता, उनके जो विधायक हैं, जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार चुनाव 2023 का बहुत अलग होगा क्योंकि हमारी योजनाएँ अच्छी हैं और हम लोगों के बीच में हैं। तो इसी तरीके से लगातार सरकार और सरकार के लोग दावे कर रहे हैं, लेकिन ये परिणाम बताएगा जब 2023 के वोटिंग के बाद क्या होगा। देखते रहिए एबीपी लाइव।